तो राहुल एक भारत का नागरिक है और भारत में रह के वो लगभग 60,000 रुपए हर महीने कमाता है। कमाने के बाद वो इनकम टैक्स पे कर रहा होता है, उसके बाद वो जीएसटी भरता है, जो भी चीजें खरीदने जाता है मार्केट के अंदर में उसके ऊपर जीएसटी भरता है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा होता है। अब सारा टैक्स पे करने के बाद जो महीने के एंड में राहुल के पास पैसा बचता है तो राहुल सोचता है काम करते हैं, फ्यूचर को सिक्योर करना स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी शुरू करते हैं। अब राहुल लगभग 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी स्टार्ट करता है, आने वाले 10 साल तक एसआईपी करता है और 10 साल के बाद राहुल अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है मार्केट के अंदर से। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब प्रॉफिट निकालने की बारी आती है तो सबसे पहले दोबारा सरकार आ जाती है जिस पैसे के ऊपर उसने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया था और टैक्स पे करने के बाद उसने मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद दोबारा सरकार आ जाती है कि अब दोबारा हमें टैक्स दो क्योंकि तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट के ऊपर दोबारा एलटीसीजी लगता है, एसटीसीजी लगता है, एसटीटी पे करना पड़ता है, बहुत सारे चार्जेस दोबारा लगाए जाते हैं। तो राहुल ये सोचता है कि ये मेरा पैसा है या किराए पर लिया हुआ प्रॉपर्टी है कि कोई रेंट मांगने आ जा रहा है, कोई मेंटेनेंस चार्ज मांगने आ जा रहा है, कोई बिजली का बिल मांगने आ जा रहा है, कोई पानी का बिल मांगने आ जा रहा है। और ये कहानी केवल राहुल की नहीं है भारत के अंदर में, ये आज के टाइम में करोड़ों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, करोड़ों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, करोड़ों ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स की कहानी है जो भारत के अंदर रह के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत के बाहर वाले भी इन्वेस्टर्स जो है ना वो भी बहुत ज्यादा परेशान है इस पूरे सिस्टम की वजह से। सबसे पहले एक चीज को क्लियर करते हैं, जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही होती है वो फालतू का नहीं ले रही होती है, उससे बहुत सारा काम करना होता है, उससे रोड बनाना होता है, उससे रेलवेज बनाना होता है, उससे डिफेंस चलाना होता है, उससे हॉस्पिटल चलाना होता है और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो टैक्स के पैसों से ही फुलफिल होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भारत के अंदर में टैक्स का पैसा कहीं और जा रहा होता है, वो इन सब चीजों के ऊपर खर्च नहीं होता है क्योंकि भारत में आप गवर्नमेंट स्कूल की हालत देख चुके होते हैं, हॉस्पिटल्स की हालत, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी हालत आप देख रहे होंगे। तो टैक्स का पैसा कहीं और जा रहा होता है। बाकी ये अलग मुद्दा है, अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये टाइम है 1 फेब 2018 का, जब भारत के अंदर एक टैक्स को लागू किया जाता है जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 10% होता है। लेकिन फेब 2018 से पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता था, यानी कि अगर आप 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फेब 2018 के बाद लागू होता है और उसके बाद बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। जुलाई 2024 जो बजट आता है, इस बजट में पूरी कहानी और ज्यादा बदल जाती है क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स केवल 10% का नहीं रहता है, इसको बढ़ा के कर दिया जाता है 12.5% का। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि पहले 15% था, ये तो बहुत पहले से चलता है, अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया जाता है जुलाई 2024 के बाद। अब आपको लग रहा होगा कि 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है या 15% से बढ़ा के 20% किया गया है, तो 2.5% और 5% से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये 2.5% ना आपके लाखों के इन्वेस्टमेंट को खा सकता है और केवल यहां पे टैक्स लागू नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन भी ऐड होता है आपके पैसे के अंदर में, जो बहुत सारे लोग कैलकुलेट करना ही भूल जाते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं कि टैक्स कट करने के बाद, इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद आपके पास पैसा बचेगा कितना। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता हूं और आने वाले 20 साल तक मैं एसआईपी कर रहा हूं, मान के चलते हैं मेरे को 15% का सीएजीआर मिल रहा है, ये मैं केवल एज्यूम करके चल रहा हूं, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। और मैं इस अमाउंट को 10,000 को हर साल 6% से स्टेप अप कर रहा हूं, मतलब हर साल 6% से बढ़ा रहा हूं क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल 6% से ग्रो कर रहा है। तो मैंने यहां पे इन्फ्लेशन को भी ऐड कर लिया है, 6% का इन्फ्लेशन मैंने लेके चल रहा हूं। और इसके अंदर मैं 2 चीज और ऐड करने वाला हूं, एक एलटीसीजी जो कि आपको 12.5% का अभी के टाइम में देना पड़ रहा है, एंड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो कि मैं एवरेज लेके चल रहा हूं 0.75 का। अब यहां पे आप अमाउंट देख के बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है लगभग 44 लाख रुपए, आपको इसके ऊपर रिटर्न मिला है लगभग 1.3 करोड़ का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कट हुआ है 17 लाख रुपए, एंड म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आपका लग चुका है लगभग 8 लाख रुपए इन 20 सालों के अंदर में। आपकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो 1.76 करोड़ होती है, ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू लेके। लेकिन अगर हम यहां पे इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं तो आपकी 1.7 करोड़ की वैल्यू घट के हो जाती है लगभग 54 लाख रुपए, यानी कि 20 साल तक आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आपके पैसे की वैल्यू केवल 54 लाख रुपए। और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? लगभग 44 लाख रुपए। और आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो रही है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद? 54 लाख रुपए। यही एक्चुअल वैल्यू होती है, यही रियल वैल्यू होती है आज से 20 साल बाद की, सब कुछ कट करने के बाद, टैक्स कट करने के बाद, इन्फ्लेशन कट करने के बाद। अब आप एक बात बताइए, टैक्स के अंदर आपका लगभग 17 लाख रुपए कम हो रहा है। 17 लाख रुपए आप केवल टैक्स में ही भर रहे हैं, 12.5% का जो आप टैक्स पे करेंगे। तो अभी तक तो हमने
बात किया है भारत के इन्वेस्टर्स के बारे में कि भारत के इन्वेस्टर्स को एंड में क्या मिलता है, लेकिन अब बात करने वाले हैं हम देश के बाहर के इन्वेस्टर्स के बारे में, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, जिसको आप एफपीआई या एफआईआई बोल सकते हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये लोग इमोशनल नहीं होते हैं। ये इमोशनल लोग नहीं होते हैं कि भारत माता की जय बोल के पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इनको निफ्टी 50 से कोई लगाव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारत के अंदर नहीं रहते हैं, ये यहाँ पे केवल रिटर्न देख के आ रहे होते हैं। इनको रिटर्न से मतलब होता है, वो भी इंडियन रूपी में रिटर्न नहीं, डॉलर में रिटर्न से मतलब होता है कि डॉलर में मेरा कितना रिटर्न बनेगा। और भारत का जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ये रूपी से मतलब रखता है कि रूपी में मेरे को कितना फायदा होने वाला है। अब मान के चलते हैं कोई अमेरिकन फंड मैनेजर भारत के अंदर में $100 मिलियन पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और वो इन्वेस्ट कर भी देता है। लगभग उस टाइम पे 80 रुपए के हिसाब से $1 की वैल्यू थी जब उसने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था। अब उसने मार्केट के अंदर ये $100 मिलियन एक साल तक इन्वेस्ट किया और एक साल के बाद निफ्टी ने उसको लगभग 15% का CAGR दिया, यानी कि लगभग उसने 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे मार्केट के अंदर में, वो बढ़ के हो जाता है 920 करोड़, यानी कि उसको लगभग 120 करोड़ का फायदा हो जाता है इंडियन रूपी में। अब असली कहानी तो यहां से स्टार्ट होती है। जो अमेरिकन फंड मैनेजर होता है, जो 120 करोड़ का प्रॉफिट बना चुका होता है, वो ये सोचता है ना कि ये काम करते हैं, प्रॉफिट तो बन ही चुका है, अब यहां से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और डॉलर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब वो डॉलर में कन्वर्ट करने जाता है तो देखता है रुपये की वैल्यू तो 95 रुपए पहुंच चुकी है। जब उसने $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे $1 की वैल्यू लगभग 80 रुपए थी। अभी जब पैसा निकाल रहा है एक साल के बाद तो उसकी वैल्यू पहुंच चुकी है 95 रुपए, यानी कि लगभग जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया था मार्केट के अंदर में $100 मिलियन उतना ही हो रहा है। मतलब 120 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रूपी भी उससे ज्यादा डेप्रिसिएट हो चुका है। लेकिन आपको मैंने अभी अधूरी कहानी बताई है, असली गेम तो इंडियन गवर्नमेंट खेल रही होती है एफआईआई के साथ। जब वो प्रॉफिट बुक करता है, मान के चलते उसको 120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जब वो प्रॉफिट बुक करने क्या होगा ना, तो सरकार पहले आ गई होगी, बोल रही होगी कि आप एक काम करो, सबसे पहले आप प्रॉफिट ले जाओ या ना ले जाओ, पहले मेरे को 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करो, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर लिया था। उसके बाद वो ये भी बोलती है कि तुम मेरे को एसटीटी भी पे करो, तुम मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी पे करो, जो कंप्लायंस का कॉस्ट होता है वो भी तुम पे करो, हेजिंग कॉस्ट भी तुम पे करो। सब कुछ पे करने के बाद ना तुम डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना, पहले तुम मेरे को मेरा टैक्स पे कर दो। अब बेचारा जो अमेरिकन फंड मैनेजर होता है वो ये सोचता है कि इतना मैंने रिस्क लिया था, इतना मैंने पैसा लगाया था मार्केट के अंदर में, ये देखिए कि इंडियन मार्केट से रिटर्न मिलेगा, 15% का रिटर्न मिल भी चुका है, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी वैल्यू कोई है ही नहीं। इससे अच्छा मैं अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं क्यों इंडियन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्यों मैं इतना रिस्क लूंगा केवल 5-6% के रिटर्न के लिए, क्योंकि एक्चुअल में उसको मिला केवल 15% का रिटर्न है, लेकिन सब कुछ कट करने के बाद रूपी डिप्रिसिएट हो रहा है, इसको भी हटाने के बाद उसकी जो रियल वैल्यू बनती है ना वो केवल 5-6% की आसपास ही बनती है, या उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये सब चीजें ऐड करने के बाद। इसीलिए आज के टाइम में जो एफआईआई है ना वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर या चाइनीज मार्केट के अंदर, ताइवान मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ रहा है एंड उनको फायदा भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने मैंने एफआईआई का डेटा निकाल के रखा हुआ है, डीआई का भी डेटा है। तो यहां पे देखिए 2023 के अंदर में लगभग 16,500 करोड़ की नेट सेलिंग थी एफआईआई की, और जहां पे डीआई ने लगभग 1,84,000 करोड़ की बाइंग किया था। ये तो बहुत कम सेलिंग दिख रही है, लेकिन उसके बाद देखिए जब से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, मार्केट ओवर वैल्यूड हुआ था 2024 के बाद। 2024 के अंदर में लगभग 3 लाख करोड़ की सेलिंग किया था एफआईआई ने, 25 के अंदर में 3 लाख करोड़ की सेलिंग है, 26 के अंदर में अभी केवल 5 महीना बीता है, केवल 5 महीना बीता है और लगभग 3,27,000 करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं डीआई की। डीआई देखिए अच्छा खासा बाइंग किया है, 24 के अंदर में 5 लाख करोड़ की, 25 के अंदर में 7,88,000 करोड़ की, 2026 में 5 महीना बीता है, अभी तक 4 लाख करोड़ की बाइंग हो चुकी है। एंड यहां पे ध्यान दीजिए आप 29 मई को लगभग 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई है केवल एक दिन के अंदर में। बहुत सारे ऐसे महीने रहे जिसमें एफआई ने इतना सेलिंग नहीं किया था और यहां पे केवल एक दिन के अंदर में लगभग 21,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। पिछले महीने में केवल कुछ ही दिन आपको बाई देखने को मिल रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं 14 मई, 15 मई, 18 मई और यहां पे 25 मई, मतलब कि 4 दिन केवल बाई देखने को मिला है, बाकी पूरे महीने सेलिंग किया है एफआईआई ने। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब मान के चलते हैं आप किसी कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हैं, तो जब तक सामने कोई बायर नहीं बैठा होगा, जब तक खरीदने वाला नहीं बैठा होगा, तब तक आप सेल नहीं कर पाएंगे और यही नियम पूरे स्टॉक मार्केट में लागू होता है। मतलब उस स्टॉक की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बाइंग और सेलिंग होनी चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए। अब ये रूल अप्लाई करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए, ऑब्वियस सी बात है उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई
होगी। और आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं एफआईआई की सेलिंग करने में, क्योंकि एफआईआई तो चाहता है कि मैं पैसा निकाल लूं, लेकिन हम पैसा उसको निकालने दे रहे हैं, क्योंकि जो भारत का रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना पैसा मार्केट के अंदर डाल रहा है, इतना डंप कर रहा है कि एफआईआई को एग्जिट करने में कोई दिक्कत हो ही नहीं पा रहा है। उनको बायर बहुत आसानी से मिल रहे हैं। आज के टाइम में अगर बात करूं तो अप्रैल 2026 के अंदर में एसआईपी इनफ्लो 31,000 करोड़ का था, और ये हर महीने लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हम अभी के टाइम में एफआईआई को बहुत आसान एग्जिट दे रहे हैं, बहुत आसानी से एग्जिट कर रहे हैं। वो लोग जितना चाहे उतना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर से डीआई मार्केट के अंदर पैसा झोंक रहा है, उधर से एफआईआई आसानी से पैसा निकाल रहा है। लेकिन यहां पे एक अच्छी खबर भी है, पिछले 2.5 साल के अंदर में लगभग 9 लाख करोड़ मार्केट से निकल चुका है, और इस 9.5 लाख करोड़ के बाद भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले 1.5 साल से मार्केट वहीं पे अटका पड़ा है, लेकिन एक बड़ा क्रैश नहीं देखने को मिला है। इसके पीछे का रीजन है डीआई की बाइंग, रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग, क्योंकि ये मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये मार्केट को ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे जब तक एफआईआई मार्केट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, भारत के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो डॉलर लेके आते हैं, और जब वो डॉलर लेके आते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इंडियन रूपी के मुकाबले। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा है कि जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है, क्या इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अगर आप हटाना नहीं चाहते हैं पूरी तरीके से, तो उसको इतना कम कर दीजिए ना कि कोई फर्क ही ना पड़े। जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहा है, इंडियन के इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, जो देश के बाहर से इंडियन मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो जब यहां से प्रॉफिट बुक करें, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जब यहां से बाहर निकलना चाहें, तो उनको टैक्स को लेके कोई टेंशन ना झेलना पड़े, उनको टैक्स को लेके सोचना ना पड़े। अब मैं मानता हूं कि जो टैक्स होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टैक्स ही गवर्नमेंट हटा देगी, कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं करेगी, तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कम होगा। अब इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिसके वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए टैक्स नहीं हटाना है, आप वो टैक्स हटा दीजिए जो लंबे टाइम तक हम प्रॉफिट कमाने के बाद, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अपने पैसे के ऊपर हम रिस्क लेते हैं 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक। ये भी तो हो सकता है कि मार्केट बर्बाद हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, तो हमारा लॉस होता है, और लॉस के टाइम पे तो कोई पूछने नहीं आता है कितना लॉस हुआ है। लेकिन आप लॉस के ऊपर तो कोई पैसा देते नहीं है, तो हम लंबे टाइम तक अपने पैसे के ऊपर रिस्क लेते हैं, अपने पूरे लाइफ के सेविंग्स को हम स्टॉक मार्केट में लगा रहे होते हैं, इक्विटी में लगा रहे होते हैं। उसके बाद भी जब प्रॉफिट मिलता है, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है, तो आप आ जाते हैं पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेने के लिए। तो कम से कम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। या तो आप इसको पूरी तरीके से हटा दीजिए, या तो आप इतना कम कर दीजिए कि कोई फर्क ही ना पड़े, कि इतना टैक्स तो हम पे ही कर देंगे, 1% का 2% का हम टैक्स पे कर देंगे। लेकिन जब आप 12.5% का टैक्स लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा वैल्यू में गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, भारत का जो इन्वेस्टर है ना, वो ऑलरेडी उसके पास होल्डिंग पावर बहुत कम है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, बाकी सभी लोग 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन जो बेचारा लंबे टाइम तक होल्ड कर रहा है, जिसके अंदर होल्डिंग पावर है, उसको भी अगर लंबे टाइम में चल के इतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो क्यों होल्ड करेगा भारत के अंदर में? क्यों नहीं वो बाहर पैसा इन्वेस्ट करेगा? क्यों नहीं वो स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरे ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा? तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप ये बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेके, ये भारत में जो टैक्स सिस्टम है इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सभी लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है। एंड वीडियो के अंदर अगर कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेजेबल लगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप रेगुलर मिस करने वाले हैं, क्योंकि चैनल पे रेगुलर वीडियो आती है और रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियोज आती हैं, उसको आप मिस करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।